कैसे हैं सभी के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद है सबके सब लोग घर पर आपके पास अच्छी तरह से होंगे या जहां जहां वो पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ते हुए भी वो अच्छे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कि बायोलॉजी आपके पास जो नीट 2023 में पूछे जानी है, सर आप मुझे ये बताइए कि यहां से कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर रहेंगे। तो आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको सबसे पहली चीज जो यहां पर ध्यान देनी है कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। जैसे मैं आपको सबसे पहले कहूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो आपके पास चैप्टर हैं उनको पक्का से कर जाइएगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर आपके पास जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेशन वाले जो चैप्टर है अगर आप उसको जेनेटिक्स से इंक्लूड कर दें, जो आपके पास इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर आती है, दैट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाला, जहां पर आप मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ब्लड से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं। जैसे आपके कोडोमिनेंस है, डोमिनेंस है, तो वहां पर जो आपके पास चीजें पूछी जाती हैं, मल्टीपल अलील्स वाला जो टॉपिक होता है, तो ध्यान दीजिएगा सर्कुलेशन को आप उन अगर टॉपिक के साथ इंक्लूड कर देंगे तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैंने यहां पर बात कर दी है जेनेटिक्स की, तो ध्यान दीजिएगा जेनेटिक्स को होलसम अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा 8 to 10 क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से ही पूछ लिया जाता है, जो आपके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को इंक्लूड कर 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी यूनिट का अगर आप एक टॉपिक और इंक्लूड कर देंगे, वो चैप्टर है आपके पास इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की हमेशा टेंडेंसी रहती है। तो ध्यान करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर आप चैप्टर निकालेंगे, जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आती है, दैट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हमेशा बने हैं। और मैक्सिमली मैंने देखा है 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो याद करके चलना इस इंपॉर्टेंट चीज को। उसके बाद आती है आपके पास में केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, मैं हमेशा कहूंगा आपको इंटीग्रेटेड तरह से पढ़ना चाहिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन के साथ में, और साथ ही साथ में ये 2 चैप्टर आपको इंक्लूड करने चाहिए, जो है आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं आपको यह कहूं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर इंक्लूड कर पढ़ा जाए, तो याद करके चलेगा इन 3 चैप्टर से हमेशा 8 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 to 11 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही पूछ लिए जाते हैं। तो सोच लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आपके पास आती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से हमेशा 1 से 2 ही क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, वहां पर कहीं आपके पास ज्वाइंट्स आते हैं, उन ज्वाइंट्स के बारे में जरूर पढ़ लें। और आपके पास जहां जहां पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास वहां पर बोन्स के, उनको जरूर आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो यह जरूर पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सेपरेटली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, तो उसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसी तरह से आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पर रहेगा, वो है आपके पास में सेल बायोलॉजी। याद करके चलिएगा, पिछले कुछ समय से अगर आप 2022 और 23 का पेपर निकाल कर देखेंगे, मतलब 2022 का जो आपके पास प्रीवियसली हुआ, 23 का भी होने वाला है, तो अगर आप निकाल कर देखेंगे ना, तो आपको एक चीज एनालाइज होगी, सेल बायोलॉजी को पिछले कुछ आपके पास प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी कर रहा है एग्जामिनर। तो 2021 और 22 के अंदर मैंने देखा 6 to 7 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछ लिए गए। इससे पहले कि अगर आप प्रीवियस एग्जामिनेशंस में देखोगे ना, तो सेल बायोलॉजी से आपके पास 4 या 5 ही क्वेश्चन पूछता था। तो अभी आंकड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि सेल बायोलॉजी को जरूर अच्छे से कर जाइएगा, चाहे वो आपके पास सेल साइकिल हो, चाहे सेल ऑर्गेनेलिज हो, मियोसिस माइटोसिस के टॉपिक हो, जरूर अच्छे से कर जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइटोसिस और मियोसिस का जो आपके पास टॉपिक है, इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी जोड़कर आपके पास पढ़ा जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको इंटीग्रेटेडली कहीं ना कहीं टॉपिक्स को कंबाइन कर पढ़ना चाहिए। जितना आप कंबाइन कर पढ़ेंगे, उतना बेटर आपके पास रिजल्टेंट आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। तो ध्यान करके चलिएगा, सेल बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब आपके पास एक चैप्टर ऐसा है जिसको मैं सेपरेटली कहता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ना, वो है आपके पास इवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन से मैंने देखा है एक सेपरेट चैप्टर होते हुए भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से डील करना चाहिए 4 to 5 क्वेश्चंस के लिए। अब आपके पास बात आती है जहां से
होलसम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो है आपके पास में इकोलॉजी। याद करके चलेगा, इकोलॉजी से मेरा खुद का मानना है 10 to 12 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज के ओवरऑल पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। 10 to 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, याद करके चलेगा। लेकिन इकोलॉजी की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती है, आपको बहुत सारी चीजें रट्टा मारने पड़ती हैं। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको डायरेक्टली याद होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल भी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यह चीज हमें ध्यान करके चलनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, एक और यूनिट जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास 2 चैप्टर आते हैं, और दोनों चैप्टर को अगर इंक्लूड कर दिया जाए और एक चैप्टर उसमें ऐड ऑन कर दिया जाए, वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप इन 3 चैप्टर को आपके पास इंक्लूड कर देंगे, और मैं आप कहूंगा एक चैप्टर और इंक्लूड कर दो जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन 4 चैप्टर को आपको कंबाइन कर पढ़ना चाहिए। और इन 4 चैप्टर को कंबाइन करने के बाद आप हमेशा देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं आपके पास 4 चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान करके चलना, मैंने सेपरेटली आपको नहीं बोला कि बायोटेक्नोलॉजी से इतने क्वेश्चन आएंगे या माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से इतने क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से इतने क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा कोलैबोरेटिवली आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, इसीलिए आपके पास में 10 to 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद करके चलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा एक चीज मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज, आपको हमेशा इनके कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, डिजीज के। इम्यूनिटी वाला जो आपके पास हिस्सा आता है उसको बहुत अच्छे से डील करें, क्योंकि इम्यूनिटी से आपके पास क्वेश्चन आने की पूरी टेंडेंसी रहती है। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। अदरवाइज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स होते हैं वो भी कवर करते चलते हैं। इसीलिए मैं इसको स्पेसिफिकली नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से निगरानी के साथ इसको पढ़ना चाहिए, कोर में जाना चाहिए, लेकिन जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिएगा, आपके पास जो प्लांट की फिजियोलॉजी है, प्लांट की फिजियोलॉजी से भी हमेशा आपके पास 8 to 12 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये चीज ध्यान करके चलिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी से 8 to 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मीन बाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वाला चैप्टर आती है उससे भी 5 to 6 क्वेश्चन आपके पास बनने की टेंडेंसी होती है। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के ऊपर ज्यादा आपके पास ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है, आपको पढ़ना तो जरूर है, लेकिन ज्यादा फोकस आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट वाला है उसके ऊपर दीजिएगा। अब आपके लास्ट मैं बात करूंगा, वो है आपके पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल की और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट की। देखिए, पिछले 5 साल से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल वाला चैप्टर है, मैंने वहां से देखा हुआ है कि लगातार क्वेश्चंस को बढ़ाया जा रहा है। पहले आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाते थे, आज की डेट में 7 to 8 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ लिए जा रहे हैं। अब वो क्यों पूछे जा रहे हैं उसका ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल वाला चैप्टर है उसको आपको इंटीग्रेटिवली पढ़ना चाहिए एनिमल किंगडम के साथ में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक तरह से कोलैबोरेटिव पार्ट आता है। तो याद करके चलिएगा, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से आपको 8 to 10 क्वेश्चन आपके पास कोलैबोरेशन में मिल सकते हैं, ये ध्यान कर चलिएगा। उसके बाद जो आपके पास कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट की आती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रहती है, और अगर आप वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हैं। तो इतनी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा पूरा मानना है कि 70 to 80% आपके पास क्वेश्चन पूरी तरह से हो जाएंगे। देखिए, अब बच गए 20% क्वेश्चन, तो आपके जो अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। आपको कहीं ना कहीं उनको ज्यादा तवज्जो तो नहीं देनी है, लेकिन बार बार रीडिंग जरूर करते रहिएगा और उसकी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट नोट्स में बनाना शुरू कर दें। एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा जो आपको इस नीट 2023 के लिए कर लेनी चाहिए, एवरी चैप्टर के जो साइंटिस्ट हैं और उनकी जो डिस्कवरीज है, कौन से ईयर में उन्होंने क्यों हैं और कहां से वो बिलोंग करते थे, मीन बाय कहां उनका जन्म हुआ और कब वो मर गए और कौन सी कंट्री में मरे, तो जन्म का ईयर, मरने का ईयर, उनकी कंट्रीब्यूशन सभी की सभी आपको एक पेज के ऊपर लिख लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं योगदान करेंगे इस नीट 2023 को क्वालिफाई करने में। याद करके चलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कहीं ना कहीं लाइक का बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आती रहेंगी। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके पास इंफॉर्मेशन आप तक सीमित रह जाएगी। तो याद करके चलिएगा, मेरा पहले से मानना है शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है और जितना आप बांटेंगे उतना बेटर रहेगा। तो ध्यान करके चलिएगा,
आपको हमेशा कोशिश करनी है, जितने भी वीडियोस आपको लगते हैं कि अच्छे हैं, आप उनको साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। और इसी आप वर्डिंग्स के साथ मैं आपसे यहां पर विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच।